इस बीच डॉक्टर के हांडा ईएनटी सर्जन जुड़ गए हैं। डॉक्टर के हांडा, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। जी नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आखिर ब्लैक फंगस इतनी तेजी के साथ कैसे फैल रहा है और किन किन मरीजों पर ये ज्यादा असर डाल रहा है। देखिए, जो हम ब्लैक फंगस की एक असाधारण संख्या देख रहे हैं, जी। ये कोविड की दूसरी वेव में जो मोस्टली रिकवरिंग पेशेंट्स है उनमें आ रहा है। और जो शुगर वाले पेशेंट हैं, शुगर अनकंट्रोल्ड हैं, जिन्हें स्टीरॉयड दिए गए हैं बहुत लंबे टाइम तक, बहुत ज़्यादा डोज में, और डॉक्टरों के सुपरविजन में उन्होंने स्टीरॉयड लिए हैं, तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम बहुत ही हाई इंसिडेंस देख रहे हैं। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, एक तरफ कोरोना बहुत बड़ी चुनौती डॉक्टर्स के लिए भी बना हुआ है, वैज्ञानिकों के लिए बना हुआ है कि जल्द से जल्द इस महामारी से निजात पाई जा सके। अब दूसरी तरफ ब्लैक फंगस। हेलो जी। हाँ, बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही सडनली चीज आई है। मैं पहले कोरोना से पहले महीने में एक पेशेंट देखता था, पहले भी था ब्लैक फंगस बुकर, पहले भी था, नई बीमारी नहीं है। अब पहली वेव में हम हफ्ते में एक पेशेंट देखना शुरू हुए, और इस टाइम में दिन के 12 से 13 पेशेंट देख रहा हूँ। जी। तो ये प्रॉब्लम है, और इसमें जो बहुत जरूरी चीज है कि इन्हें जल्दी डायग्नोज किया जाए। इनके या तो नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लडी डिस्चार्ज, चेहरे पर सूजन आ रही है, आंखों में थोड़ी रोशनी में प्रॉब्लम आ रही है, दो दिख रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, दांत गिरने की शिकायत है, तो इन लोगों में एकदम टेस्ट होके जिसमें स्मीयर और एमआरआई होता है, उसके बाद अगर डायग्नोस होता है तो एकदम इलाज होना चाहिए। जी। अगर हम डिले करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन क्या इन मरीजों का इलाज घर पर संभव है? जी नहीं, इनका बिल्कुल घर पर संभव नहीं है। आप जैसे ही कुछ ऐसे लक्षण हो, आप अपने संबंधित ईएनटी सर्जन को दिखाइए, उन्हें वो कुछ टेस्ट करेंगे, और अगर ये निकलता है ब्लैक फंगस तो इनका ऑपरेशन होता है। ये फंगस जो है ब्लड वेसल्स को इन्वेड करती है, इसे एंजियो इन्वेजन कहते हैं। उसके आगे जो टिश्यूज हैं वो काले हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं, तो एकदम इनको ऑपरेट होना पड़ता है और दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटी फंगल दवाइयाँ। जी, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट की जैसे कि बात की जाए, जिनका डायबिटिक बहुत ज़्यादा हाई होता है शुगर लेवल, उनमें भी ये तेज़ी के साथ फैल जाता है। ऐसे में कैसे कंट्रोल किया जाए? वो शुगर कंट्रोल होने चाहिए। जब आप कोविड के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, तो शुगर को में ड्राई मत बरतिए, वो एकदम कंट्रोल होने चाहिए। आप किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो शुगर के डॉक्टर हैं उनके संपर्क में रहिए, और अपने आप भी आप ग्लूकोमीटर से शुगर का चेक करते रहिए। अगर आपको लगे कि उसमें नहीं है, नॉर्मल रेंज में, तो किसी प्रोफेशनल के संपर्क में आके उसे कंट्रोल करवाइए। जी, डॉक्टर साहब, आप जब से कोरोना महामारी आई है, लगभग कितने मामले आपके सामने आ चुके हैं और कितनी बड़ी चुनौती ये बन जाती है डॉक्टर के लिए इस मरीजों का इलाज करना? इस टाइम कोई 2 हफ्ते से अब ये हालत है, दिन के 10-12 मामले आ ही रहे हैं। तो एक सेंटर, और ये काफी चैलेंजिंग बीमारी है मैनेज करने के लिए। एक तो ऑपरेशन है जिसमें शरीर के कुछ अंग कई बार निकालने पड़ते हैं, फंगस की दवाइयां हैं जो महंगी हैं, तो मरीजों के लिए तो चैलेंज है ही ये बहुत बड़ा। जी, लेकिन डॉक्टर्स किस तरह से इस दौरान मरीजों का ख्याल रखते हैं, किस तरीके से उनका इलाज करते हैं? मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा डिटेल में बताएं। डॉक्टर जो हैं बिल्कुल अपनी पूरी जान लगाकर, हर डॉक्टर मरीज को बचाना चाहता है, जी। तो बिल्कुल जल्दी डायग्नोस करके उनको हॉस्पिटल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कोरोना में बेड्स की कितनी कमी है, उसके बावजूद भी एकदम एडमिट करके पूरी कोशिश की जा रही है कि एकदम इन्हें ऑपरेशन टेबल पर लाया जाए। अब इनमें से कई बीमार हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, ऑक्सीजन पर है, कोई और हार्ट की बीमारी है, तो फिर एनेस्थीसिया देना थोड़ा चैलेंज रहता है, पर फिर भी इनको जल्दी से जल्दी लाके ऑपरेट करके और फंगस की दवाइयाँ दी जाती हैं। जी, तो क्या डॉक्टर साहब ये हमारी बॉडी के हर पार्ट को इफेक्ट कर सकता है अगर सही समय पर इसकी जानकारी ना मिल पाए? हाँ, कर सकता है, पर इस टाइम जो नाक, आंख और ब्रेन में जा रहा है, दो शरीर के जैसे अंतड़ियां हैं, लिवर है, उनको भी कर सकता है, पर इस टाइम ये हर जगह जा रहा है। जी,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बच्चे तो बच्चे कैसे, एक तो इलाज है कि आप सबसे पहले आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, लेकिन जो कोरोना के मरीज हैं जो अभी हाल फिलहाल में ठीक होकर घर लौटे हैं, अब उनमें जब इस तरह का संक्रमण फैल जाता है, जब ब्लैक फंगस के वो शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है इससे उभर पाना, क्योंकि एक तरफ कोरोना पहले ही झटका दे चुका होता है, उसके बाद ब्लैक फंगस। हाँ, तो वो ऐसा है कि सबसे पहले आप स्टीरॉइड वगैरह अपने आप मत लीजिए। कोई इवन कोविड के लिए आप डॉक्टर्स के निगरानी में लीजिए। बाकी जो सिम्टम मैंने बताए हैं उनमें से कुछ दिखता है तो एकदम डॉक्टर को दिखाइए जी। और ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि जो चीज अभी आपके तालू या नाक में है वो आंख से एकदम जा सकती है। लेकिन लक्षण की बात की जाए, जैसा कि आपने बताया कि न्यूज़ पर किस तरीके से यहाँ से फैल सकता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि ये लक्षण जब शुरुआती होते हैं फिर बाद में ये कितने घातक हो जाते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ रही हैं, कई लोगों की जान भी चली जा रही है। तो इसकी जो मोर्टेलिटी है 50% है ट्रीटमेंट के बावजूद भी, तो आप समझ सकते हैं जान की बात आपने की है। और अगर इसको ठीक टाइम पर नहीं पकड़ा गया तो जो चीज नाक या साइनस में है वो आंख में जाती है, और आंख के अगर नर्व को या पीछे वाले हिस्सों को इन्वॉल्व करती है तो आंख से निकालनी पड़ती है। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, इस बीच देखिए अब तीसरी लहर की भी चेतावनी दी जा रही है कोरोना की। अब ऐसे में बच्चों में इन्फेक्शन हो सकता है, तो क्या बच्चों में भी ये ब्लैक फंगस हो सकता है? बच्चों में इसका इंसिडेंस अभी तक कम है, वैसे भी कोविड का इंसिडेंस कम है, पर ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता है। हो सकता है, वो इंसिडेंस कम है। लेकिन ब्लैक फंगस के वो शिकार ना हो जो कोरोना के मरीज हैं, उनको एहतियात के तौर पर क्या कुछ करना चाहिए? एहतियात के तौर पर वही है, दवाइयाँ अपने आप मत लीजिए। कोई भी जो सिम्टम मैंने बताए हैं एकदम उन पर नजर जानी चाहिए और संबंधित मेडिकल हेल्प लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, ढील मत बरतिए और दवाइयाँ अपने आप मत खाइए। यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी मरीज अपने आप से दवाई ना खाए। स्टेरॉइड का कितना इसमें महत्व है? देखा जाता है कि डायबिटिक के जो पेशेंट है वो ज्यादा इस्तेमाल अगर करने लगते हैं स्टेरॉइड का, तो वो वही तो जहाँ स्टेरॉइड हो रहे हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज है, वो बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है ब्लैक फंगस के लिए। डॉक्टर साहब, समझने वाली बात ये भी है कि एक तरफ हम दूसरी लहर से लड़ रहे हैं, अलग अलग म्यूटेंट आ रहे हैं, तो क्या अलग अलग म्यूटेंट जो सामने आ रहे हैं वो अलग अलग जो ब्लैक फंगस बीमारी है अलग अलग तरीके से हो सकता है या एक ही तरीके से सिम्टम्स इसके मिलते हैं? जो डेफिनेटली सेकंड वेव में इसके केस बहुत ज्यादा हैं और इसका कारण अभी ये स्टडी होना है कि वायरस कितने होस्ट इम्यूनिटी खराब करती है, और डेफिनेटली इसका भी रोल है जो आप कह रही हैं, पर अभी इसमें स्टडीज होने की जरूरत है। अभी तो हम सब ये क्लिनिकल जितने केस आ रहे हैं उनकी देखभाल में ऑक्यूपाई हो गए हैं। लगभग कितना समय लग जाता है ब्लैक फंगस के मरीजों को ठीक होने में? देखिए, जब एडमिट होते हैं तो हफ्ता 10 दिन तो रखना पड़ता है, फंगस की दवाइयाँ चलती हैं, फिर ये दवाइयाँ घर में लगा सकते हैं। लेकिन अगर समय पर, क्योंकि देखिए अभी बेड के लिए मारामारी किस तरह से हो रही थी कोरोना के दौरान, और उसके बाद अभी भी ऑक्सीजन को लेकर हालांकि कुछ हद तक राहत जरूर मिल गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, तो ऐसे में बेडों की पहले से ही कमी, फिर ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती डॉक्टर्स के सामने भी है, हॉस्पिटल प्रबंधन के सामने। ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये काफी बड़ी चुनौती है और हमें अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल ऑप्टिमाइज करके यूज करना चाहिए और क्या रहना चाहिए कि इन मरीजों को कैसे देखभाल की जाए। लेकिन मरीजों का इलाज समय पर हो सके, बेडों की सुविधा समय पर हो सके, ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किस तरह की तैयारी की जा सकती है और सरकार किस तरह से मदद करती है? सरकार को थोड़े अपने रिसोर्सेज, जो जैसे हमारी सेकंड वेव की तैयारी पर्याप्त नहीं थी वैसे अब नहीं होना चाहिए, एकदम हमें जागरूक होना चाहिए, ऑक्सीजन से लेकर हर चीज की वो होनी चाहिए। बाकी जो फंगस की दवाइयाँ हैं वो अब शॉर्ट सप्लाई में जा रही हैं, मार्केट में नहीं मिल रही हैं, तो गवर्नमेंट को एकदम इन्हें कंट्रोल करना चाहिए, प्राइसिंग लानी चाहिए ताकि इसका ब्लैक मार्केटिंग वगैरह नहीं हो और इन्हें रेडली अवेलेबल किया जाए। फंगस की, जैसे कि आपने कहा कि जो दवाइयां हैं उनकी कालाबाजारी भी हो रही है, लेकिन डॉक्टर साहब कोई अगर मान लीजिए ब्लैक फंगस का शिकार है, कम से कम कितने समय में उसको उन दवाइयों को मिल जाना चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है उनके इलाज? स्टार्ट होनी चाहिए, एकदम स्टार्ट होनी चाहिए, उसी दिन या अगले दिन एकदम स्टार्ट हो जानी चाहिए।
लेकिन अगर मान लीजिए कुछ दिन की देरी हो जाती है, मरीज को सिम्टम्स पकड़ने में थोड़ा वक्त लग गया, मान लीजिए वो बीमारी से अभी कोरोना की महामारी से उठा है, उसके बाद उसे समझ में नहीं आता है कि कहीं कमजोरी की वजह से या फिर वो सही समय पर नहीं पकड़ पाता है उस लक्षण को, तो ऐसे में दवाइयों का मिलना और जैसा कि आपने कहा कि कालाबाजारी भी हो रही है, तो वो कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी ना सिर्फ मरीज के लिए बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि दवाइयों का प्रबंध बहुत जल्द से जल्द करना होगा। बिल्कुल, वो एकदम सरकार को कड़ा होना पड़ेगा। आप एक दो को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देंगे जो ऐसा कर रहे हैं तो सब सीधे हो जाएंगे। जी, तो डॉक्टर साहब ये समझना चाहिए कि सरकार को कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस के जो मरीज सामने आ रहे हैं उनके लिए भी प्रॉपर तैयारी कर देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हॉस्पिटल में क्या इसके लिए कोई वार्ड, अलग वार्ड की भी जरूरत हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें कुछ होते हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, वो तो कोविड वार्ड में जाते हैं, बाकी वार्ड की जरूरत नहीं है, पर आपको एडिक्वेट बेड्स और वो चाहिए, ट्रेन डॉक्टर चाहिए। जी, जैसे कि तीसरी लहर के लिए बच्चों के लिए ये कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए अलग से वार्ड तैयार होना चाहिए, कोविड के शिकार हो सकते हैं बच्चे, क्योंकि 12 साल तक के बच्चों के संक्रमण की बात आ रही है सामने की तीसरी लहर में उनकी चपेट में आ सकते हैं। तो अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो क्या तैयारियां चल रही हैं? हॉस्पिटल अपने रिसोर्सेज बेटर कर रहे हैं। आप पहले और दूसरी लहर से आप सीख रहे हैं और फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं है जो अभी दूसरी लहर में कुछ दिनों के लिए हुआ, तो हमें तो बिल्कुल तैयारी की जा रही है। जी, लेकिन इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए? कोरोना मरीज, जब कोरोना से कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक हो जाता है, ऐसे में उसे स्ट्रांग बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? एक तो वो हॉस्पिटल में जब होता है तब उसे दवाएं मिलती रहती हैं और खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं भी रहती हैं, लेकिन जब वो घर पर आता है तो और उसे कितना अपने आप को अपडेट करना चाहिए उसके लिए? घर पर आते हैं, पौष्टिक भोजन दीजिए, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे नींबू पानी, आंवला, दवाइयों के अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं विटामिन सी के। बाकी आपको दूध, जूसेस, पौष्टिक चीजें बिल्कुल ठीक मात्रा में लीजिए, खुली हवा होनी चाहिए। ऐसे हम लोग इतना मास्क पहन रहे हैं, तो जब आप जहाँ पर आप सैर कर पाए खुली हवा में, अपने चाहे बरामदे में हो, तो बहुत जरूरी है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब जैसा कि ऑपरेशन की आपने बात कही कि जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं तो कई बार वो अंग निकालना पड़ता है, वो कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है एक डॉक्टर के सामने? चुनौती तो है ही, डॉक्टर को निकालना तो चुनौती है, पर मरीज के लिए कोई अंग खोना भी बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो अंग खराब हुआ है या फिर वो जिसकी चपेट में आ रहे हैं धीरे धीरे वो समय रहते अगर सही हो जाए तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, या ऑपरेशन की अगर जरूरत पड़ गई तो? ऑपरेशन तो अगर ब्लैक फंगस डायग्नोस है होगा ही, तो वो तो होगा ही, पर ऑपरेशन अगर नाक में आपने टिश्यू साफ कर दिए वो ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपको तालू या आंख निकालनी पड़ती है वो प्रॉब्लमेटिक चीज है। ब्रेन में भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है डॉक्टर साहब? ब्रेन में जा सकती है, आंख से ब्रेन में जा सकती है। तो आंख से ब्रेन में जाने के दरमियान कितना वक्त लग सकता है? आंख से ब्रेन में जाने के लिए ये दिनों में होता है, 3-4 दिन में होता है। यानी कि कोई भी अगर ब्लैक फंगस का शिकार है तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब फिर तो ये कोरोना से भी बड़ी चुनौती हो गई है। जो अफेक्ट है उनके लिए तो है ही। लेकिन डॉक्टर साहब तैयारियों को लेकर भी देखिए लगातार कहा जा रहा है कि तैयारियां चल रही हैं कोरोना महामारी के लिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक तरफ तीसरी लहर की चुनौती, दूसरी तरफ हम पीक पॉइंट पर चल रहे हैं और तीसरी तरफ ये ब्लैक फंगस, इन सब को बैलेंस बनाना एक डॉक्टर के लिए महामारी के दौरान बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। बिल्कुल, वो तो है ही, सब लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं पूरी। जी, लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, कोरोना के नर्सेज भी चपेट में आ रहे हैं, ऐसे में उनकी कमी जब हो जाती है कैसे उसकी भरपाई हो पा रही है? क्या उनके जगह पे भर्तियां निकल रही हैं? क्या किस तरीके से कर सकते हैं? तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं, तो फिर लोगों को लिया जाता है। भर्ती एकदम करना भी इतना आसान काम नहीं है, तो लोग ज्यादा काम करते हैं, सब अपना सहयोग दे रहे हैं। जी, एक हॉस्पिटल में अगर मान लीजिए कोई कोरोना मरीज भर्ती है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो पॉजिटिव रहे, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए और किस तरह से डॉक्टर्स उसमें सहयोग करते हैं?
वो बिल्कुल आप उनका मॉरल बना के रखिए। उस टाइम उनसे ठीक से बात करना, बीमारी के इलाज के अलावा उनका थोड़ा सा काउंसलिंग करना, उनको प्रोत्साहित करना, वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि कुछ लोग, जैसे पता चलता है कि बीमारी, ये कोरोना महामारी हो सकती है उनको, या फिर सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, बुखार, तो लोग खुद से ही पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसे में क्या वो बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बुखार के लिए पैरासीटामोल ठीक है, पर आप स्टीरॉयड अगर ले रहे हो तो उससे उसमें प्रॉब्लम है। किस तरह से स्टेरॉयड की अगर बात की जाए, कितना इफेक्ट डालता है और किस तरीके से जो है प्रभावित करता है? स्टीरॉइड एक अमृत भी है, एक विष भी है। तो बहुत, जैसे कोविड निमोनिया के लिए यही ड्रग है जो साइंटिफिकली प्रूव होने काम करती है, पर इसके बहुत साइड इफेक्ट भी हैं। तो ये सुपरविजन में होना चाहिए और डॉक्टर ठीक डोज में उनको देंगे तो दिक्कत कम होगी। जी, तमाम मरीज भी आपके सामने आए होंगे, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप टीवी 100 से शेयर करना चाह रहे हो कोरोना मरीजों के? जी, बहुत मरीज आ रहे हैं और कोरोना के बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। तो कई चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। हाँ, पहली लहर के दौरान और दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से वायरस अपना स्वरूप बदलता जा रहा है लगातार, ऐसे में चुनौतियां वाकई में बहुत बड़ी हो गई हैं। लेकिन उससे संभलने के लिए डॉक्टर्स को भी क्या अपने आप को अपडेट करना पड़ता है हर रोज? जी, हर दिन कुछ नई चीज आ रही है, फंगस कोई नया कमाल कर रही है, तो डॉक्टर्स को अपडेट होना पड़ता है, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो चीजें लानी पड़ती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, तैयारियों के बीच देखिए लगातार सरकार भी तैयारी कर रही है, डॉक्टर्स भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि कोरोना वायरस भी लगातार स्वरूप बदल रहा है। लेकिन एक वायरस के स्वरूप के बदलने में कितना वक्त लगता है, या वो कभी भी किसी जो है वक्त बदल सकता है अपने रूप को? तो वायरस कभी भी म्यूटेट कर सकता है, और कोरोना के बारे में जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तभी हम जान रहे हैं, पहले से ज्यादा कौन जानता है। लेकिन जो जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है, क्योंकि यही एक तरीका है, जितनी जल्दी वैक्सीनेट होंगे सभी लोग उतनी जल्दी इस महामारी से कहीं ना कहीं जंग जीती जा सकती है। तो वैक्सीनेशन का ब्लैक फंगस को लेकर किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं? वैक्सीन का ब्लैक फंगस से लेना देना नहीं है, पर वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हमारा जो 18 से 45 में इस टाइम वैक्सीन की शॉर्टेज है, वो बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन का ग्रुप है, तो सरकार को जैसे भी और कंपनीज को इन्वॉल्व करके, बाहर की कंपनीज को इन्वॉल्व करके वैक्सीनेट सबको कराना चाहिए, नहीं तो तीसरी लहर जो है दूसरी से भी खराब निकलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कि कोई मरीज जो कि पहले कोरोना महामारी से जूझ चुका है, वैक्सीन भी मान लीजिए उसको लग गई है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है? कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की जो हर्ड इम्यूनिटी है वो ज्यादा प्रभावित करती है कि इस वायरस से लड़ने के लिए। वो करती है वैक्सीन लगने के बाद। ये नहीं कि कोरोना नहीं होगा, पर होगा तो बहुत माइल्ड होगा। तो जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है, क्या उनमें ब्लैक फंगस पाया जा सकता है? अगर मान लीजिए वो कोरोना से संक्रमित होते हैं, जा सकता है, इंसिडेंस कम होगा। जी, अगर नॉन वैक्सीन में 5% में है तो वैक्सीनेटेड में ये आधे % में होगा। इस तरह की चीज है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग वैक्सीन को लेकर अभी भी भ्रमित हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ऐसे में वैक्सीन को लेकर मैं आप चाहूंगी कि आप जानकारी दें। सुसाइड है, बिल्कुल। अगर आप कह रहे हैं वैक्सीन के बारे में भ्रमित मत होइए, जैसे ही आपका टर्न आता है और नंबर आता है एकदम लगवाइए। जी, लेकिन देखा ये जा रहा है, लोग ये भी जो है दलील दे रहे हैं कि कई डॉक्टर्स को वैक्सीन लगे, नर्सेज जो है बहुत ज़्यादा जिनको वैक्सीन लग गई, दोनों डोज लगने के बाद भी उनमें संक्रमण पाया गया और कई डॉक्टरों की मौत हो गई। तो ऐसे में ये जो तमाम चीज़ें हैं वो एक अफवाह की तरफ फैल रही है। इन अफवाहों से कैसे उन लोगों को दूर रखा जाए? इन अफवाहों से बचिए। हाँ, ये है कुछ लोग वैक्सीन के बाद कोई बीमारी हुई है, कुछ मोर्टेलिटी भी हुई है, पर वो एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। जी, 1000 में 1 में हो रहा है तो वो सब में थोड़ी हो रहा है, 999 में नहीं हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये बात उनको समझाया कैसे जाए? और एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर देखा जा रहा है कि जो मौत के आंकड़े हैं कोरोना से वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, लॉकडाउन भी लगा दिया गया है कई राज्यों में, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं तमाम सख्ती के बावजूद संक्रमण के साथ साथ जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा डरा रहा है। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है?
देखिए, इसकी वजह यह है कि कोरोना एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। पहले बॉम्बे था, महाराष्ट्र था, फिर दिल्ली, गुड़गांव, अब ये देश के दूसरे हिस्सों में जा रही है। अब पहाड़ और प्लेन में कोई फर्क है मेरे को लगता नहीं। वो कुछ वहाँ की लोकल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कितनी कम्युनिटी कैसे इंटरेक्ट करती है, कितनी शादियां हैं, कितने मेला है, उस तरह की चीज हो सकती है, पर पहाड़ और प्लेन से कोई इसका लिंक नहीं है। जी। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, लेकिन मौत को लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं, सरकार पर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है, किस तरह की सलाह देना चाहेंगे आप कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें और तेजी लाई जाए, और कौन कौन सी वैक्सीन इंडिया में आ सकते हैं, और किस तरीके से वैक्सीन की गति को बढ़ाई जा सके? मैं ये कहना चाहूंगा, जो आखिर में सबसे जरूरी चीज है, वैक्सीनेशन की पेस बढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ है और अभी हम बहुत दूर नहीं पहुंचे हैं। तो और जो 2 कंपनियां लगी हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो इन्हें बाहर की कंपनियां हो या पेटेंट को ये ओपन कर दें, समझ रहे हैं, कि और 10 कंपनियों को लगा दें वैक्सीन बनाने में। क्योंकि अगर हम सेकेंड वेव के लेसन से नहीं सीखेंगे तो थर्ड वेव और भी भयानक होगी। और तरीका एक ही है, वैक्सीनेशन और दूसरा आइसोलेशन। अब आइसोलेशन वाला स्टेज तो है, उससे भी ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेट एकदम किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम बातचीत करने के लिए, TV 100 से, और दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए।